हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्रोज सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों इसके सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के चौथे पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इसके तीनों पार्टों को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, 3 पार्ट तक हम लोगों ने पॉइंट नंबर 33 तक अध्ययन कर लिया था, अर्थात उसको पढ़ लिया था। आज दोस्तों अध्ययन करेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 14 से, अर्थात हियरिंग हिम से। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हियरिंग हिम वन वंडर इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम। तो हियरिंग हिम, हियरिंग मतलब दोस्तों सुनकर, हिम मतलब उसे, अर्थात उसे या उसकी, तो उसको सुनकर या उसकी बातों के सुनकर। तो दोस्तों यहाँ पे जो कह सकते हैं, जो वो था, कह सकते हैं जो सविता थी, उस वह कह सकते हैं बूढ़ी औरत के बगल में बैठ के काम कर रही थी। और दोस्तों जो बूढ़ी औरत थी उसी का हस्बैंड था। तो उसने कहा था ना कि मैंने पूरे जीवन भर मेहनत किया और सिर्फ मैंने अपने परिवार के रहने के लिए एक मकान ही बनवा पाया था, अर्थात एक घर ही बनवा पाया था। तो वही कह रही हैं कि हियरिंग हिम मतलब उसकी बातों को सुनकर, वन वांडर मतलब कोई भी व्यक्ति सोचता है, कोई भी व्यक्ति आश्चर्य करता है, इफ मीन्स की ही हैज़ अचीव्ड मतलब उसने प्राप्त कर लिया है, हासिल कर लिया है, व्हाट मतलब जो कुछ, मेनी हैव फेल्ड जिससे कई लोग असफल हो जाते हैं, अर्थात पाने में, इन दियर लाइफ टाइम मतलब अपने जीवन में, अर्थात अपने जीवन काल में। तो हियरिंग हिम वन वांडर मतलब अनीस जंग करें कि उसकी, अर्थात उस वृद्ध औरत के हस्बैंड की बात को सुनकर, वन वांडर मतलब कोई भी आश्चर्य करता है या कोई भी सोचता है कि उसने वह कुछ हासिल कर लिया है जिसको हासिल करने के लिए कई लोग फेल हो जाते हैं। अर्थात दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने तो घर तो बनवा लिया था, लेकिन उसके जैसे ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, कह सकते हैं, रहने के लिए घर नहीं बनवा पाए थे। तो वही कह रहा है कि हियरिंग हिम वन वांडर मतलब उसकी बातों को सुनकर कोई भी व्यक्ति या कोई एक सोचता है या विचार करता है कि उसने वह हासिल कर लिया था या उसने वह प्राप्त कर लिया था जिसको हासिल करने के लिए लोग पूरे जीवन में नहीं पा पाते हैं, अर्थात उसको नहीं बना पाते हैं। ठीक है। तो ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, तो रूफ में छत होता है, ओवर मीन्स ऊपर, हिज हेड मतलब उसके सर पे, अर्थात उस व्यक्ति के। ठीक है। तो ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड यानी उसके, अर्थात उस व्यक्ति के सिर पर एक छत तो है, अर्थात उसने एक छत तो बनवा लिया है। ठीक है। तो दोस्तों आइए इसको पुनः एक बार देखते हैं कि हियरिंग हिम वन वांडर इफ़ ही हैज़ मतलब उसकी बातों को सुनकर या उसकी बात को सुनकर कोई भी सोचता है, कोई भी विचार करता है कि उसने वह हासिल कर लिया है या फिर उसने वह प्राप्त कर लिया है जो बहुत से लोग ने पूरे जीवन में हासिल नहीं कर पाए हैं, अर्थात जिसको हासिल करने में असफल हो गए हैं, अर्थात अपने घर को नहीं बनवा पाए हैं। तो ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड तो उसके सिर पर एक छत है, अर्थात उसकी एक छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home। तो द क्राई मतलब दोस्तों यहाँ पे दुख, दर्द, रोना है ना। ऑफ नॉट हैविंग मतलब पास न होने का, मनी मीन्स पैसा, यानी पैसा न होने का या फिर धन न होने के दर्द को या दुख को। टू डू एनीथिंग मतलब कुछ करने के लिए, कुछ अन्य चीज़ करने के लिए। एक्सेप्ट मतलब दोस्तों के अलावा, के बजाय, है ना। कैरी ऑन मतलब जारी रखने के लिए। बिजनेस मतलब कार्य होता है, व्यापार होता है या काम धंधा भी कर सकते हैं। ऑफ मेकिंग बैंगल्स मतलब चूड़ियों को बनाने का। ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू, तो दोस्तों आपको अर्थ यहाँ से निकालना है ना, उल्टा पढ़ना है आपको यहाँ से। बैंगल्स ऑफ मेकिंग बिजनेस, है ना, देन चूड़ियों को बनाने के कार्य को या चूड़ियों के व्यवसाय को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने। और दोस्तों अब यहाँ से जोड़ना है नॉट इवन एनफ टू ईट। इवन मतलब यहाँ तक कि एनफ मीन्स पर्याप्त होता है, टू ईट मतलब खाने के लिए, अर्थात खाने के लिए भी पर्याप्त न होने के दुख को। रिंग्स मतलब दोस्तों यहाँ गूंजने से मतलब है, गूंजती है। इन एवरी होम मतलब
प्रत्येक घर में अर्थात हर एक घर में। तो आइए दोस्तों इसको पुनः देख लेते हैं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी, यानी चूड़ियों को बनाने के कार्य को या चूड़ियों के व्यवसाय को जारी रखने के अलावा कोई भी चीज़ करने के लिए पैसा न होने और यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसा न होने के दर्द को प्रत्येक घर में सुना जा सकता है, अर्थात लोगों के दुख दर्द को सुना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ दियर एल्डर। तो यंग मैन मतलब दोस्तों जो नौजवान व्यक्ति हैं, जो युवा हैं, इकोस मतलब दोस्तों यहाँ प्रतिध्वनि है ना, प्रतिध्वनि करते हैं, अर्थात वो उनके जैसा ही मतलब ये भी झेलते हैं या फिर उसके प्रभाव को झेलते हैं। ठीक है, लैमेंट मतलब दोस्तों दुख होता है या शोक होता है। ऑन दियर एल्डर्स मतलब अपने बुजुर्गों के, अपने बड़े लोगों को। ठीक है, तो द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, यानी युवा लोग या फिर नौजवान व्यक्ति अपने बुजुर्ग लोगों के दर्द को ही प्रतिध्वनि करते हैं। अर्थात दोस्तों जैसे इनके बुजुर्ग अर्थात जो कह सकते हैं पिताजी या फिर दादाजी रहे होंगे, जैसे वो दर्द में थे, अर्थात कोई आगे कार्य नहीं कर पाए, विकास नहीं कर पाए, आगे नहीं पढ़ पाए, तो उसी प्रकार दोस्तों ये भी अपने कह रहे हैं कि जो युवा लोग हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों के दर्द को या दुख की प्रतिध्वनि करते हैं, अर्थात उन समस्त दुखों को ये भी झेलते हैं। ठीक है, लिटल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। लिटल मतलब दोस्तों थोड़ा सा, अर्थात कह सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा, है ना। हैज़ मूव्ड, मूव्ड मतलब दोस्तों मूव मतलब कह सकते हैं परिवर्तन होना, बदलना, है ना। विथ टाइम मतलब समय के साथ। इट सीम्स मतलब ऐसा प्रतीत होता है या फिर ऐसा लगता है। इन फिरोजाबाद मतलब फिरोजाबाद में। तो लिटल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स मतलब ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत ही कम बदला है, अर्थात यहाँ पे बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात ये कह सकते हैं जो फिरोजाबाद शहर है यह बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है ना। तो आइए पुनः इसको देखते हैं। लिटल हैज़ मूव्ड विद द टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, यानी ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ईयर्स ऑफ नंबिंग माइंड नंबिंग टॉयल have killed all initiative and the ability to dream। तो ईयर्स मतलब दोस्तों वर्षों की, सालों की, है ना। आप माइंड नंबिंग, माइंड मतलब दोस्तों मस्तिष्क होता है, चेतना होता है, दिमाग होता है ना। नंबिंग मतलब दोस्तों शून्य कर देना, यानी मस्तिष्क को शून्य कर देने वाली या फिर चेतना को शून्य कर देने वाली टॉयल। टॉयल्स मतलब दोस्तों यहाँ पे कठिन परिश्रम होता है, अत्यधिक मेहनत होता है ना। हैव किल्ड मतलब मार दिया है, अर्थात समाप्त कर दिया है। ऑल इनिशिएटिव, आल मतलब समस्त, इनिशिएटिव मतलब दोस्तों पहल, पहल मतलब दोस्तों किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना है ना, प्रेरित होने के लिए। एंड द एबिलिटी, एबिलिटी मतलब दोस्तों योग्यता या क्षमता होता है। टू ड्रीम मतलब स्वप्न देखना का, तो एबिलिटी टू ड्रीम मतलब स्वप्न देखने की क्षमता। ठीक है, तो ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्रायल्स, यानी कह सकते हैं चेतना को शून्य कर देने वाली वर्षों की कठोर परिश्रम ने या फिर मन को शून्य कर देने वाली या मस्तिष्क को शून्य कर देने वाली कठिन परिश्रम ने उनके अर्थात इन चूड़ी बनाने वाले समस्त लोगों के पहल और स्वप्न देखने की क्षमता को मार दिया था, अर्थात समाप्त कर दिया था। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये लोग पूरे जीवन भर चूड़ियों को बनाने में अपना समय बिताते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों ये इतना ज़्यादा उसमें कह सकते हैं कि इनकी चेतना चली जाती है, फिर सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है कि वो भविष्य के बारे में कुछ सोच सके, अर्थात चूड़ियों को बनाने के अलावा कुछ अन्य चीज़ के बारे में सोच सकें या कर सके। तो ठीक है दोस्तों, आइए इसको पुनः देख लेते हैं। तो ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टू टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। तो ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग यानी चेतना को शून्य कर देने वाली वर्षों की, अर्थात कई वर्षों की कठोर परिश्रम ने अर्थात मेहनत ने उन सभी के पहल करने और स्वप्न देखने की क्षमता को या योग्यता को समाप्त कर दिया, अर्थात मार दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन। तो वाई मतलब दोस्तों क्यों होता है, ऑर्गेनाइज मतलब संगठित होना, अर्थात एक हो जाना, योर सेल्फ मतलब स्वयं को, अर्थात खुद को, अपने आप को, है ना। इनटू ए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब दोस्तों सहकारी होता है, अर्थात साथ साथ काम करने वाला, है ना। तो व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, यानी आप सभी लोग या फिर तुम लोग एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते, या फिर साथ साथ काम करने वाले एक संगठन को क्यों नहीं बना लेते।
आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग, मतलब आई आस्क मतलब मैं पूछती हूँ, एक ग्रुप मतलब एक समूह से, ऑफ यंग मैन मतलब नौजवानों के, है ना, मैं एक नौजवानों के समूह से पूछती हूँ, हु मतलब जो, है फालन, फालन मतलब दोस्तों यहाँ पे वैसे गिरना होता है लेकिन यहाँ पड़ गए थे, है ना, इनटू द विशियस सर्कल, तो विशियस मतलब दोस्तों बुरा होता है, यहाँ सर्कल में चक्र होता है, यानी बुरा चक्र मतलब कुचक्र, है ना। आप मिडल मैन मतलब मध्यस्थों के या फिर कह सकते हैं बिचौलियों के, हु मतलब जो, अर्थात बिचौलियों ने, ट्रैप्ड मतलब फंसाया था, है ना, जाल में फंसाया था, डियर फादर मतलब उनके पिताओं को, एंड फॉर फादर्स और उनके पूर्वजों को, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि आई आस्क के ग्रुप ऑफ यंग मैन, मतलब मैं एक कह सकते हैं नौजवानों या फिर युवाओं के एक ग्रुप से अर्थात समूह से पूछती हूँ कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, यानी तुम सभी लोग या फिर आप सभी एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते, है ना। हु हैव फॉलन मतलब जो युवा थे दोस्तों, हु हैव फॉलन इनटू द, जो कह सकते हैं फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, जो अर्थात जो दोस्तों युवा लोग थे, है ना, हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, जो मध्यस्थों या बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए थे। हु ट्रैप्ड दियर फादर्स एंड फॉर फादर्स, जिन्होंने अर्थात उन बिचौलियों ने, ट्रैप्ड दियर फादर एंड फॉर फादर्स, जिन बिचौलियों ने उनके पिताओं और पूर्वजों को फंसा लिया था या फंसाया था, ठीक है। आइए इसको पुनः देख लेते हैं। तो दोस्तों सहकारी समिति से मतलब एक ऐसा कह सकते हैं कि संगठन होता है जिसमें लोग मिल के काम करते हैं, तो उसमें कुछ गिने सदस्य होते हैं, गिने चुने, तो वो जो फैसला देते हैं दोस्तों उसको सबको मानना पड़ता है। आइए इसको पुनः देख लेते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, मतलब आप सभी लोग एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते, अर्थात आपस में संगठित क्यों नहीं हो जाते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मतलब मैं ऐसे ही एक युवाओं के समूह से पूछती हूँ, हु मतलब जो, हैव फॉलन इन द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो मध्यस्थों के या बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए थे। हु ट्रैप्ड दियर फादर, जिन्होंने अर्थात दोस्तों हु मतलब या मिडल मैन, है ना, तो जिन्होंने अर्थात मध्यस्थों ने या फिर बिचौलियों ने उनके पिताओं अर्थात उन युवाओं के पिताओं और पूर्वजों को जाल में फंसा लिया था, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal। दे से मतलब वे लोग कहते हैं ना, जब वो पूछती हैं कि आप लोग एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते, तो वो लोग जवाब देते हैं अर्थात युवा लोग कि इवन इफ मतलब दोस्तों यद्यपि, वी मतलब हम सभी लोग, गेट ऑर्गेनाइज यदि हम लोग संगठित हो जाएं अर्थात एक अपनी यूनिटी बना लें, तो वी आर द वंस, तो हम लोगों को, है ना, तो हम में से एक को या फिर हम लोगों को, विल बी हॉल्ड मतलब दोस्तों यहाँ पे घसीटा जाएगा, है ना, घसीटा जाएगा, बाय द पुलिस यानी पुलिस के द्वारा, बीटन मतलब दोस्तों पीटा जाएगा, ड्रैग टू जेल, ड्रैग मतलब दोस्तों यहाँ घसीटना पीटना होता है, टू जेल मतलब जेल में डाल दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग मतलब करने के लिए, समथिंग इलीगल मतलब दोस्तों गैर कानूनी कार्य करने के लिए, है ना। तब वो लोग जवाब देते हैं कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यद्यपि या हालांकि हम लोग संगठित हो जाएं, तो हम लोगों को पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा और डूइंग फॉर समथिंग इलीगल और गैर कानूनी कार्य के लिए जेल में डाल दिया जाएगा अर्थात बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देयर इज नो लीडर एमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। तो दोस्तों वो आगे है, तो पहले यहाँ तक हम देख लेते हैं। तो देयर इज नो लीडर एमंग देम, तो देयर इज नो लीडर मतलब दोस्तों नेता होता है, नेतृत्व करने वाला, है ना, जो कह सकते हैं जो आगे आगे लोगों को लेके चले, है ना। एमंग देम मतलब उन लोगों के बीच अर्थात चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों के बीच। तो कह रहा है कि देयर इज नो लीडर एमंग देम, यानी जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि देयर इज नो लीडर एमंग देम मतलब उनके बीच अर्थात चूड़ियों बनाने वाले लोगों के बीच कोई नेता नहीं है, अर्थात उन लोगों को कोई आगे लेके चलने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इधर दिया है कि नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। तो नो वन मतलब दोस्तों कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, हु मतलब जो, कुड हेल्प मतलब उनकी मदद कर सके, सी मतलब देखने के लिए या देखने में, द थिंग्स मतलब चीज़ों को, वस्तुओं को, डिफरेंटली मतलब अलग तरीके से अर्थात भिन्न रूप से, ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं दोस्तों कि देयर इज नो लीडर एमंग देम मतलब उनके बीच अर्थात चूड़ियों बनाने वाले के बीच में कोई नेता नहीं है, अर्थात उनको कोई आगे लेके चलने वाला नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, और कह रहे उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है हु कुड हेल्प देम जो उन लोगों को
अलग अलग या भिन्न प्रकार से वस्तुओं को देखने में मदद कर सके, अर्थात उनको दोस्तों चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई अन्य काम करने के लिए प्रेरित कर सके। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दियर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। तो दियर्स फादर मतलब उनके पिता, अर्थात जो ये यंग लोग हैं दोस्तों, तो उनके पिता आर एज टायर्ड मतलब उतने ही थके हुए हैं, एज दे आर जितने की वे सभी लोग हैं, अर्थात जितने की युवाएं हैं ना। तो देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर मतलब उनके पिता अर्थात उन युवाओं के पिता उतने ही थके हुए हैं जितने की ये युवा लोग हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है, तो वो इनके पिता पहले से मतलब गरीब थे, निर्धन थे, तो वो लोग की स्थिति वैसे ही बनी है। तो उसके बाद दोस्तों ये लोग वही काम कर रहे हैं, है ना, तो ये लोग की भी वैसी मतलब स्थिति है, अर्थात वैसे ही गरीब बने हुए हैं। ठीक है, तो दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. They talk, दे मतलब वे अर्थात जो युवा लोग है ना, टॉक मतलब बात करते हैं अर्थात बताते हैं, endlessly मतलब अनवरत कह सकते हैं, जो लगातार है ना, इंड मतलब समाप्त होना, लेस लग गया तो जो अनवरत अर्थात लगातार बातें कर रहे हैं। इन स्पाइरल मतलब दोस्तों कह सकते हैं कि एक घुमावदार तरीके से, है ना, कुंडली नुमा बात करते हैं। दैट मतलब जो, मूव्स मतलब चलती है या प्रारंभ होती है, फ्रॉम पावर्टी मतलब दोस्तों गरीबी से प्रारंभ होती है, टू एपैथी, और एपैथी मतलब दोस्तों यहाँ पे उदासीनता हो जाएगा, और ग्रीड मीन्स लालच, एंड टू इनजस्टिस मतलब अन्याय होता है। तो वही दोस्तों कह रहे हैं कि दे टॉक इंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मतलब वे सभी लोग अर्थात जो युवा लोग हैं दोस्तों, वे लोग अनवरत अर्थात लगातार एक कुंडली नुमा या फिर एक कह सकते हैं चक्र के तरह बात करते हुए कहते हैं कि दैट मूव्स फ्रॉम पावर्टी टू एमेथी मतलब जो एक कह सकते हैं गरीबी से प्रारंभ होके उदासीनता से लालच, और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। Listening to them, I see two distinct worlds, one of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. तो listening मतलब दोस्तों सुनकर, them मतलब उन लोगों का अर्थात उनकी बातों को सुनकर, I see मतलब मैं देखती हूँ, two distinct मतलब अलग अलग, वर्ल्ड में संसार, दो अलग अलग संसार को देखती हूँ, अर्थात मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली मतलब एक ऐसा परिवार, काट मतलब जो फंस गया है, इन वेब मीन्स जाल होता है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, मतलब एक ऐसा परिवार जो गरीबी की जाल में फंसा है। बर्डन बाय स्टिग्मा तो दोस्तों बर्डन का मतलब यहाँ पे दबा हुआ है, बाय द स्टिग्मा मतलब दोस्तों यहाँ पे कलंक होगा, आप कास्ट मतलब जाति, यानी जाति के कलंक से दबा हुआ है। इन विच मतलब जिसमें, दे आर बॉर्न जिसमें वो लोग जन्म लिए हैं अर्थात पैदा हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अनीस जंग हैं तो उनकी बातों को सुन के कह रही हैं कि लिसनिंग टू देम आई सी मतलब उनकी बातों को सुन के मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली काट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी मतलब एक ऐसा परिवार जो गरीबी या निर्धनता की जाल में फंसा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न और वे सभी लोग अपनी जाति की कलंक से दबे हुए हैं या फिर उनको अपनी जाति के कलंक से दबा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका एक संसार हो गया। अब दूसरा करेंगे द अदर, और दूसरा संसार है दोस्तों किसका, ए विशियस सर्कल मतलब कुचक्र है। आप द साहूकार यानी साहूकारों का कुचक्र है। द मिडल मैन मतलब मध्यस्थों अर्थात बिचौलियों का कुचक्र है। द पुलिस मैन अर्थात पुलिस वालों का एक कुचक्र है। द कीपर ऑफ लॉ, कीपर मतलब दोस्तों पालन कराने वाला, ऑफ लॉ मतलब कानून, यानी कानून को पालन कराने वाले अर्थात जो कह सकते हैं कि न्यायिक व्यवस्था है। द ब्यूरोक्रेट्स मतलब दोस्तों यहाँ पे नौकरशाह या अफसरशाह होगा अर्थात जो अधिकारी होते हैं। एंड द पॉलिटिशियन मतलब राजनेता अर्थात पॉलिटिशियन। ठीक है दोस्तों, नेता लोग। तो वही कह रहे हैं कि द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, और कह रहे हैं कि जो दूसरा संसार है वह साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून का पालन कराने वाले, नौकरशाहों और राजनेताओं का कुचक्र है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो संसार, एक मतलब एक ऐसा परिवार या फिर एक ऐसा मतलब, फिर से आइए इसको देख लेते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू मतलब उनकी बातों को सुन के मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देता है। वन ऑफ द फैमिली मतलब एक ऐसा परिवार जो गरीबी की जाल में फंसा हुआ है, अर्थात ये चूड़ी बनाने वालों की बात हो रही है ना। एक ऐसा परिवार जो गरीबी की जाल में फंसा हुआ है।
बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर, और वे सभी लोग अपनी जाति की कलंक से या अपनी जाति में जन्म लेके उसी के कलंक से दबे हुए हैं या जिनको दबा दिया गया है। द अदर विशियस सर्कल ऑफ, और दूसरा संसार दोस्तों साहूकारों, मध्यस्थों, पुलिस वालों, कानून का पालन करने वालों, नौकरशाहों और राजनेताओं का कुचक्र है। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। टुगेदर मतलब दोस्तों एक साथ, ना दे मतलब वे लोग, अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि जो उसके पेरेंट्स हैं, यानी जो गरीबी में जी रहे हैं वो, प्लस दोस्तों दूसरा क्या है, ये जो साहूकार, बिचौलिए हैं, पुलिस वाले हैं, है ना, नौकरशाह हैं, या फिर कह सकते हैं जो राजनेता, ये लोग मिलकर, है ना, तो इसी वजह से प्लूरल दे दिया है दे, है ना। टुगेदर दे हैव मतलब ये सभी लोगों ने मिलकर, इम्पोज मतलब लाद दिया है, डाल दिया है, द बैगेज मतलब भार को, भार से लाद दिया है, ऑन द चाइल्ड मतलब बच्चे पर भार डाल दिया है, बोझ डाल दिया है, दैट मतलब जो या जिसको, ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वह पुट डाउन मतलब दोस्तों नीचे उतारना है ना, जिसे वो नीचे नहीं उतार सकता, जिससे वह उबर नहीं सकता, है ना। तो आइए इसको पुनः देख लेते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, मतलब उन लोगों ने अर्थात दोनों ने एक साथ मिलकर उस बच्चे के ऊपर ऐसा मतलब भार लाद दिया है या फिर ऐसा वजन डाल दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो उतार नहीं सकता, अर्थात जिससे वो उबर नहीं सकता। ठीक है, बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इज एज नेचुरली एज हिज फादर। बिफोर मतलब दोस्तों पहले होता है, ही मतलब वो अर्थात जो लड़का है जिसके ऊपर इन दोनों ने मिलकर बोझ लादा है, इज अवेयर मतलब उसके कह सकते हैं जागरूक होने से पहले या उसको एहसास होने से पहले ही या पता होने से पहले ही एक्सेप्ट मतलब वह स्वीकार कर लेता है, इट मतलब इसे अर्थात इस भार को, एज नेचुरली, एज मतलब जैसे, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से, अर्थात बड़े आराम से कह सकते हैं, एज हिज फादर जैसा कि उसके पिताजी ने स्वीकार किया था। तो बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, यानी उस बच्चे के एहसास होने से पहले ही या फिर उसे एहसास होने से पहले ही वह अर्थात वह लड़का उसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जैसे कि उसके पिताजी ने स्वीकार किया था। ठीक है, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। टू डू एनीथिंग मतलब दोस्तों, टू डू मतलब करना, एनीथिंग एल्स मतलब इसके अलावा, अर्थात कुछ अलग, है ना, कुछ हट के कार्य करने, वुड मीन मतलब अर्थ होगा या जिसका मतलब होगा, टू डेयर मतलब साहस दिखाने का, हिम्मत दिखाने का या चुनौती देने का, है ना। तो वही कह रहा है कि टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन मतलब कुछ हट कर या कुछ अलग करने का मतलब होगा, टू डेयर मतलब चुनौती देना। ठीक है, तुम कहते हैं मतलब वो जो लड़का था जिसके ऊपर बोझ लादा गया है, तो टू डू एनीथिंग एल्स मतलब कुछ अलग या कुछ हटकर कार्य करने का मतलब होगा कि चुनौती देना, अर्थात दोस्तों वह दूसरा कुछ करना चाहेगा तो लोग उसको करने देंगे, तो ऐसा तो है नहीं, है ना। तो एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप। तो डेयरिंग मतलब दोस्तों साहस करना है, चुनौती देना, इज नॉट पार्ट, पार्ट मतलब भाग होता है, हिस्सा होता है, आप हिज ग्रोविंग अप। ग्रोविंग अप मतलब दोस्तों पालन पोषण या परवरिश भी कर सकते हैं। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और चुनौती देना या फिर कह सकते हैं कि साहस दिखाने का उसके परवरिश का ये अंग नहीं है या फिर उसके परवरिश का भाग नहीं है, या फिर इसे कह सकते हैं आप कि चुनौती देना उसके परवरिश का ये हिस्सा नहीं है, अर्थात दोस्तों वो अलग कोई कार्य नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पूर्वज थे वही करते आए हैं, तो इसे भी वही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक कहने का मतलब है। तो व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। तो व्हेन मतलब जब, आई सेंस, सेंस मतलब दोस्तों यहाँ पे वैसे तो भाव होता है, सेंस का मतलब दिखना, ये फ्लैश मतलब चमक होता है। जब मैं एक चमक देखती हूँ, ऑफ इट मतलब इसकी, अर्थात इसकी मतलब दोस्तों कुछ अलग करने की, है ना, कुछ चुनौती देने की भी कह सकते हैं। इन मुकेश मतलब मुकेश में, आई एम चीयर्ड, चीयर्ड मतलब दोस्तों प्रसन्न हो जाना, है ना, खुश हो जाना। ठीक है, तो वही कह रही हैं कि व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, जब मैं इसकी झलक मुकेश में देखती हूँ, अर्थात कुछ अलग करने की झलक मुकेश में देखती हूँ, तो आई एम चीयर्ड अर्थात मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ, अर्थात मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स। तो आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ, टू बी मतलब होना या बनना, और मोटर मैकेनिक मतलब दोस्तों मोटर मैकेनिक, अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि जो बिगड़ी हुई गाड़ियाँ होती हैं उसको जब रिपेयर किया जाता है, जो बनाता है उसे मोटर मैकेनिक कहा जाता है ना, तो गाड़ियों को मरम्मत करने का कार्य इसका यहाँ होगा मतलब।
तो वही कह रहा है कि आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स मतलब वह दोहराता, अर्थात मुकेश दोहराते हुए कहता है कि आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मतलब मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, अर्थात गाड़ियों को रिपेयर करने अर्थात उसको बनाने के कार्य को सीखना चाहता हूँ। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, ठीक है। तो वही दोस्तों आगे करें, ही विल गो मतलब वह जाएगा टू गैराज। गैराज मतलब दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पे बिगड़ी हुई गाड़ियाँ जाती हैं, जिसको जहाँ पे रिपेयर किया जाता है अर्थात बनाया जाता है ना। तो ही विल गो टू ए गैराज यानी वह गैरेज में जाएगा, एंड लर्न मतलब सीखेगा, अर्थात ही विल, ही मतलब वह अर्थात मुकेश एक गैरेज में जाएगा और वहाँ गाड़ियों को बनाने के काम को सीखेगा। बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। बट मीन्स लेकिन होता है दोस्तों, द गैरेज मतलब गैरेज इज लॉन्ग वे मतलब बहुत दूर है, फ्रॉम हिज होम मतलब उसके घर से। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके अर्थात मुकेश के घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक ही इंसिस्ट, तो वॉक मतलब दोस्तों चलना अर्थात पैदल चलने से मतलब है। ही इंसिस्ट मतलब वह जोर देते हुए कहता है अर्थात बड़े विश्वास के साथ कहता है कि आई विल वॉक मतलब मैं पैदल ही जाऊंगा, अर्थात मैं पैदल ही जाऊंगा लेकिन मोटर मैकेनिक का काम करूंगा, अर्थात मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। फिर आगे ये कह रही हैं दोस्तों अनिश जंग कि डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ ए फ्लाइंग अ प्लेन। तो डू लग गया है दोस्तों, देख रहे हैं कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों जब किसी सेंटेंस में कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है तो उसका हम अनुवाद क्या से करते हैं ना। तो डू यू आल्सो ड्रीम, ड्रीम मतलब दोस्तों स्वप्न देखना होता है, फ्लाइंग मतलब उड़ाने का, प्लेन मतलब हवाई जहाज या वायुयान। तो डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन, तो वही करें क्या तुम एक हवाई जहाज उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, तो ही मतलब वह अर्थात मुकेश, सडनली मतलब तुरंत, एकाएक, साइलेंट मतलब चुप हो जाता है। तो जैसे दोस्तों वो उससे कहते हैं क्या तुम एक हवाई जहाज या फिर वायुयान उड़ाने का स्वप्न देखते हो, तो ही सडनली साइलेंट, तो वह अचानक ही अर्थात तुरंत चुप हो जाता है। नो ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, नो मतलब नहीं होता, ही सेज मतलब वह कहता है, स्टेरिंग मतलब दोस्तों घूरते हुए है ना, एट द ग्राउंड मतलब जमीन पे अर्थात नीचे है ना। तो वो नीचे घूरते हुए अर्थात जमीन पे नीचे अर्थात दोस्तों उनसे निगाह नहीं मिला रहा है, अर्थात नीचे देखते हुए कहता है कि नो अर्थात नहीं, अर्थात मैं कह सकते हैं कि वायुयान को या फिर हवाई जहाज को उड़ाने के स्वप्न को नहीं देखता हूँ। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू द रिग्रेट। तो इन हिज स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटी सी, मरमर मतलब दोस्तों बुदबुदाहट होता है ना, जो मुंह में ही बोलते हैं तो बुदबुदाहट है ना। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट मतलब दोस्तों ग्लानि या फिर शर्मिंदगी का भाव है ना। तो इन हिज स्मॉल मैरर मतलब उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में, देयर इज एन एम्बेरसमेंट मतलब एक शर्मिंदगी का भाव है, दैट मतलब जो, हैज़ नॉट एट, एट मतलब अभी तक या फिर न तो है ना, टर्न मतलब परिवर्तित हुई है, इनटू रिग्रेट, रिग्रेट मतलब दोस्तों पछतावा होता है। तो इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट, तो वह करें उसकी अर्थात मुकेश की छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है, दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू जो अभी तक पछतावे में परिवर्तित नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे छोटी सी बुदबुदाहट मतलब जैसे उन्होंने पूछा ना उससे कि क्या तुम एक वायुयान या फिर हवाई जहाज उड़ाने के सपने को देखते, तो धीरे से कहता है ना कि नहीं, अर्थात वो बुदबुदा रहा है, तो वो भी क्या करें उसे शर्मिंदगी का भाव है ना। दैट हैज़ नॉट एट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी तक पछतावे में नहीं बदला है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग कहेंगे उसको ना कि मतलब तुम एक बैंगल मेकर हो तो ये कैसे काम करोगे, तो ये इसको पछतावा नहीं है, ताकि पूरा दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। तो वही कह रहे हैं इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट, मतलब उसकी एक छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है, दैट हैज़ नॉट एट टर्न जो अभी तक पछतावे में नहीं बदली है। ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन दी स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। तो ही इज कॉन्टेंट, कॉन्टेंट मतलब दोस्तों संतुष्ट है ना, संतुष्ट है, प्रसन्न है, खुश है। टू ड्रीम मतलब स्वप्न देखने का, ऑफ कार्स यानी कारों के स्वप्न को देखकर वो प्रसन्न है। दैट मतलब जो, ही सीज मतलब वह देखता है, हर्टलिंग मतलब दोस्तों तेजी से या फिर कह सकते हो कि सनसनाते हुए है ना। द स्ट्रीट मतलब गलियों पे चलती हैं, ऑफ हिज टाउन मतलब उसके कस्बे के या फिर उसके शहर या फिर उसके कह सकते फिरोजाबाद में है ना। तो ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन दी स्ट्रीट ऑफ हिज
टाउन। यानी वह अर्थात दोस्तों जो मुकेश है वह उन कारों को जो बहुत तेजी से या फिर सनसनाते हुए उसके शहर अर्थात फिरोजाबाद में चलती हैं उनको देखकर ही अर्थात उनके स्वप्न को देखकर ही वह संतुष्ट है। आइए इसको पुनः देख लेते हैं। ही इज काउंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार, यानी वह उन कारों के स्वप्न को देखकर या उन कारों के बारे में सोचकर संतुष्ट है, प्रसन्न है, जिसको वह अपने शहर या अपने कस्बे फिरोजाबाद में तेजी से या फिर कह सकते हैं सनसनाते हुए चलते हुए देखता है। ठीक है, तो फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फ्यू मतलब दोस्तों बहुत ही कम अर्थात मुश्किल से ही, एरोप्लेन्स मतलब हवाई जहाज, फ्लाई मतलब उड़ते हैं, ओवर मतलब ऊपर होता है, फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद के ऊपर। तो फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, यानी बड़ी मुश्किल से या बड़ी कठिनाई से ही फिरोजाबाद के ऊपर से कोई प्लेन उड़ता है अर्थात हवाई जहाज उड़ता है। तो दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, यानी बड़ी मुश्किल से बड़ी कठिनाई से अर्थात कभी कभार कुछ ही एरोप्लेन, कुछ ही जहाज फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। अर्थात ये दोस्तों बहुत विकसित शहर नहीं है ना, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जो ये दूसरा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग था इसको हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों ये आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों ये इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों साथियों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके, उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम जरूर बताएं, और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।